मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 9 समास आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो समास क्या है? समास दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है, क्या है समास? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक, वो तो हमने आपको संक्षेप में बताया था। अब ये उसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की विधि को, नए शब्द बनाने की विधि को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, है ना। नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। ठीक, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनाने की विधि को, यानी नए शब्द बनाने के तरीके को समास कहा जाता है। अब इसके बाद आपका आता है कि समस्त पद क्या है ना। समास जानने के लिए समस्त पद को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो समस्त पद क्या है? समस्त पद, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहले का, उत्तर पद यानी पीछे का। इन दोनों के संयोग से बने नए पद को समस्त पद या सामसिक पद कहा जाता है। ठीक है, क्या? पूर्व पद तथा उत्तर पद, है ना। पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से, उत्तर पद के संयोग से बने नए पद को, समस्त पद, नए पद को समस्त पद या क्या दूसरा नाम है? सामसिक, है ना। समस्त पद को सामसिक पद भी कहते हैं या सामसिक पद कहते हैं। चाहे आप समस्त पद कह लीजिए और चाहे सामसिक पद कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बने नए पद को समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। अब देखिए, तीसरा है कि समास विग्रह क्या है। अभी हमने आपको समास बताया। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद क्या है? पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो शब्द बनते हैं वे समस्त पद कहलाते हैं। अब समास विग्रह क्या है? समास विग्रह, विग्रह माने क्या होता है? विग्रह माने होता है अलग करना, है ना। ठीक है, तो समास विग्रह क्या है? समस्त पद के दोनों पदों को उनकी पहली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समस्त पद के दोनों पदों को, है ना, दोनों पदों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को, पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहते हैं, है ना। समास विग्रह कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका
समास विग्रह। यानी कि समस्त पद में आपने जैसे किया था, दोनों पदों के संयोग से जो है जो नए पद बनते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। फिर समस्त पद के दोनों पदों को उनकी पहले वाली स्थिति में ले आना समास विग्रह कहलाता है। अब इसको समझिएगा, इसमें दोनों पदों के बीच की उन विभक्तियों, विभक्ति जानते हैं, ने, को, से, है ना, जो चिन्ह है, तो पदों के बीच की उन विभक्तियों अथवा पदों को जोड़ दिया जाता है जिसका समस्त पद बनाते समय लोप कर दिया गया है। यानी कि समस्त पद बनाते समय जिसका कोई जिक्र नहीं है ना, जैसे ये लगता ही नहीं है कि समस्त पद बनाते समय उनकी कोई आवश्यकता है। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पदों के बीच की उन विभक्तियों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है, समस्त पद है ना, जैसे राष्ट्रपति ये हो गया आपका समस्त पद। ठीक, समस्त पद। अब उसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र हो गया आपका पूर्व पद, यानी पहला पद राष्ट्र। ठीक है, ये हो गया पूर्व पद। और का हमने बताया था ना, का क्या है, विभक्ति, है ना, का, को, ने, ये हो गया, ये आपकी विभक्ति हो गई। अब फिर पति क्या हो गया, उत्तर पद, उत्तर पद। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्र का पति, है ना। तो अब इसमें जो है विभक्ति का लोप हो जाने पर समस्त पद में आकर के ये क्या बन गया, राष्ट्रपति। लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो इसमें हमने विभक्ति को जोड़ दिया। लेकिन जब समस्त पद या सामसिक पद में इसको लेते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति को हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। समस्त पद के अंतर्गत विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति को जोड़ दिया जाता है। आप देखिए कि समास के कितने भेद हैं, है ना, समास के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। तो समास के भेद, ठीक, समास के कितने भेद हैं, समास के भेद, समास के भेद जो है 6 है। संधि के कितने भेद हैं, 5। समास के कितने भेद हैं, 6। ठीक, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका हो जाता है, 6 भेद हैं। पहला हो गया आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव के समास। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक, तीसरा आपका हो गया कर्मधारय। फिर चौथा हो गया द्विगु, द्विगु समास। पांचवा हो गया द्वंद्व, द्वंद्व समास। और छठा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। ये हो गया आपका 6 समास हो गए, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है इसमें, अव्यय, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, है ना, और उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय हो। अव्यय नाम सुना है ना, तो वही अव्ययी भाव समास है। पहला पद भी अव्यय हो और जो उससे नए शब्द जो बने हैं, जो समस्त पद बना है वो भी अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जिस समास का
जिस समास का पूर्व पद एवं उसके योग से बना समस्त पद, योग से बना समस्त पद, है ना, दोनों अव्यय हो, दोनों क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ये हो गया आपका। कैसे, जैसे आजीवन, है ना, आजीवन, जैसे हो गया आपका आजीवन, ठीक, आजीवन हो गया। आजीवन का मतलब जीवन पर्यंत या जीवन भर, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। फिर बेमिसाल, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल न हो, है ना, जिसकी कोई मिसाल न हो, वह हो गया आपका अव्ययी भाव का उदाहरण। अब दूसरा आपका आ जाता है तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपका, तत्पुरुष। दूसरा आपका आ जाता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास क्या है, नाम से तो परिचित हैं आप लोग ना। तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास में किसी विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में किसी विभक्ति का, जिस समास में किसी विभक्ति का लोप हो, यानी विभक्ति ना हो, लोप हो, और क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो, यानी दूसरे पद की विशेषता हो और दूसरा पद प्रधान हो, ठीक, वह हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। विभक्ति का लोप हो गया और दूसरा पद प्रधान हो गया, पहले पद की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे यश प्राप्त, ठीक, दूसरा पद इसमें प्रधान हुआ है, पहला पद गौण हो गया, यानी कि यश प्राप्त, है ना, यानी यश को प्राप्त, है ना। तो सर्व प्रिय, सबका प्रिय, तो ये हो गया, है ना, जैसे सर्व प्रिय। अब देखिए प्रिय, ये दूसरा पद प्रधान हुआ, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जो सबको प्रिय है ना, सबको प्रिय, ये दूसरा पद प्रधान हुआ, ठीक। और फिर जैसे स्वर्गगत, है ना, स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया। देखिए इधर विभक्ति का लोप है और इधर विभक्ति है, स्वर्ग विभक्ति क्या है, ये है, स्वर्ग को गया, दूसरा पद प्रधान हुआ, चला गया, प्रिय है, को विभक्ति, ठीक। अब इसके बाद तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें भी आपको कारक का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पहला आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, दूसरा हो जाएगा इसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो क्या होगा, को विभक्ति लोप हो जाएगी। कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा, इसमें से के द्वारा विभक्ति लोप हो गई। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, है ना, माँ बच्चे के लिए दूध लाई, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो गया।
अपादान तत्पुरुष यानी किसी से अलग होने के अर्थ में, है ना। से, आम से, अरे पेड़ से आम गिर गया तो क्या हुआ, पेड़ से आम जो है वह अलग हो गया। से, इसमें विभक्ति चिन्ह है, उसमें भी है, लेकिन करण कारक में भी, करण तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति है, लेकिन वो से क्या है, किसी के द्वारा होता है, और अपादान में अलग होने के अर्थ में है। तो अपादान तत्पुरुष से का लोप हो गया। से क्या, विभक्ति। संबंध तत्पुरुष का की के संबंध को दर्शाता है, विभक्ति का लोप हो गया। अधिकरण तत्पुरुष में पर, मेज पर, है ना, बैग रखा है तो में पर विभक्ति हुई, उसका भी लोप हो गया। फिर उसके बाद तीसरा आता है अंतिम नए तत्पुरुष, है ना। नए तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में समस्त पद का, है ना, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, जब आपको कारक का ज्ञान है तो तत्पुरुष समास के जो भी आपके जो भेद हमने बताए हैं, कर्ता छोड़ करके कर्म तत्पुरुष से पूरा कहाँ तक, अधिकरण तत्पुरुष तक। कर्ता छोड़ दिया, संबोधन छोड़ दिया, ठीक, कर्ता ने हटा दिया, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काटेगी नानेगी, और अधिकरण तत्पुरुष। क्या क्या छूटा आपका, कर्ता छूट गया और संबोधन, ये आपके कारक में आएंगे। और ये जो तत्पुरुष समास हमने आपको बताए हैं भेद, ये भी कारक के ही भेद हैं, और जो विभक्ति है वह कारक के ही चिन्ह है, ठीक। अगर कारक का ज्ञान है तो ये चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपका आता है, इसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के दो और भेद हैं। कौन कौन से, नंबर 1 नए तत्पुरुष, ठीक है। कौन से, नए तत्पुरुष। अब नए तत्पुरुष क्या है, ये देखिए नई चीज है। जिस तत्पुरुष समास में समस्त पद का पूर्व पद बिना अर्थ वाला हो, समस्त पद का जो पूर्व पद है, यानी कि जो पहला पद है, पूर्व पद बिना अर्थ वाला हो, उसका कोई अर्थ ना निकले, नहीं, है ना, बिना अर्थ वाला है, ठीक, वह कहलाते हैं क्या, नए तत्पुरुष समास। और दूसरा आपका आ जाता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष। दूसरा क्या आ गया, मध्य पद लोपी, यानी बीच में पद का लोप हो जाना। कभी कभी समस्त पद के पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विभक्तियों के साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी आते हैं और जिनका समस्त पद में लोप हो जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, मध्य, बीच, पद, पद, लोपी, लोप हो गया। तो बीच में आकर के लोप हुआ, न पहले, न पूर्व पद में, न उत्तर पद में, कहाँ पर, मध्य पद में। अब इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है कर्मधारय समास। तीसरा आपका आ गया कर्मधारय। कर्मधारय क्या है, तीसरा हो गया आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, है ना, इसमें पूर्व पद और वह उत्तर पद में, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होगा, विशेषण विशेष्य, ठीक है, या उपमेय उपमान का, विशेषण विशेष्य क्या, या उपमेय उपमान का संबंध हो, है ना, वह उपमान का संबंध हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कहलाते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखिए जैसे विशेषण विशेष्य का संबंध क्या है, जैसे अधपका, है ना, इनका विग्रह करते समय पूर्व पद के बाद है जो लगाते हैं। जैसे अधपका, आधा है जो पका, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, वो हो गया आपका ये। और उपमेय उपमान में प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, प्राण धन प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय है।
और उसके बाद अब चौथा आपका आ जाता है द्विगु समास। चौथा क्या आ गया? द्विगु समास। उपमेय उपमान विशेषण विशेष, ठीक है। अब चौथा आपका आ गया है क्या चीज? द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद, देखिए संख्या का बोध कराता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी कि संख्या का बोध कराए, है ना, संख्यावाची हो, और गौड़ तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, ठीक है। अभी तो ये जो है पहला पद संख्यावाची और समस्त पद जो है वह समूह का बोध कराए, समस्त पद समूह का ज्ञान कराए, वह कहलाता है द्विगु समास। जैसे सप्ताह, पहला पद देखिए कैसे, किसका ज्ञान करा रहा है? संख्या का, ठीक। तो सप्ताह, जैसे सप्ताह क्या हो जाता है? 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। समस्त पद ने समूह का ज्ञान कराया और पूर्व पद में संख्या का ज्ञान कराया। तो ये हो गया आपका द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्या का ज्ञान कराए और समस्त पद होने के बाद वह समूह का ज्ञान कराने लगे, वह कहलाता है द्विगु समास। बहुत सरल है। संख्या जहां आप देखें संख्या है और अंतिम पद यानी समस्त पद जो है वो आपको समूह का ज्ञान कराता है। जैसे नवरात्रि, है ना, 9 रातों का समूह, ठीक। तो इस तरीके से स्त्री लोग, 3 लोगों का समूह। तो संख्या का ज्ञान करा रहा है, समूह का ज्ञान करा रहा है, तो क्या हो गया? द्विगु समास। इसके बाद आपका आ जाता है 5वां द्वंद्व समास। द्वंद्व, ठीक, देखिएगा 5वां आपका आ गया द्वंद्व समास। 5वां हो गया द्वंद्व समास। द्विगु समास आपने समझ लिया ना, संख्या का ज्ञान कराए और समूह का ज्ञान कराए, ठीक, वो हो जाता है द्विगु समास। अब द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व, दोनों प्रधान होने चाहिए, ठीक। ये नहीं कि पूर्व पद प्रधान है उत्तर पद गौड़ है, या उत्तर पद प्रधान है पूर्व पद गौड़ है, नहीं, द्वंद्व, दोनों प्रधान होने चाहिए। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा उसके मध्य, है ना, देखिए बहुत सही चीज है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और में मुख्य रूप से, विशेष रूप से द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका सबसे सरल है। क्या है कि दोनों पद जो है वह प्रधान हो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और उसके बीच, ठीक, और उसके बीच क्या क्या होने चाहिए? या और, है ना, या और योजक। योजक जानते हैं ना, चिन्ह क्या होता है? योजक, 2 शब्दों को जोड़ने काम करता है ना ये वाला। तो योजक चिन्ह हो तो वह जो है क्या कहलाएंगे? द्वंद्व समास। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसे दोनों पद प्रधान है, या नहीं पहचान पा रहे, तो अगर आप शब्द को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अगर उसमें आपको महसूस होता है कि इसमें या लग सकता है, और लग सकता है, या योजक चिन्हों का प्रयोग हो सकता है, तो वह कहलाएंगे द्वंद्व समास। बहुत सही चीज है और इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा, ठीक। नहीं पहचान में आता कोई बात नहीं, लेकिन शब्द पढ़ने के पश्चात अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि या और या योजक चिन्ह का प्रयोग होगा तो बड़े आसानी से आप द्वंद्व समास लिख देंगे। जैसे अब देखिए इनमें योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, भूख प्यास, ये रहा योजक चिन्ह, ठीक। पति पत्नी, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। अब अगर आप योजक चिन्ह को हटाएंगे तो भूख और यहाँ पे कर देंगे, भूख और प्यास, पति और पत्नी कर देंगे, तो ये क्या हुआ?
द्वंद्व समास। अब हम आपको अंतिम समास बहुव्रीहि समास बताने जा रहे हैं कि छठा क्या है बहुव्रीहि समास। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा जो हम आपको समझा रहे हैं। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक, तो सारे समास जो है अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। अब छठा और अंतिम है बहुव्रीहि समास। ठीक, क्या है बहुव्रीहि? बहुव्रीहि समास जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के अतिरिक्त, ध्यान से, कोई अन्य पद प्रधान है। देखिए किसी समास में पूर्व पद प्रधान था, किसी में उत्तर पद प्रधान था, किसी में जो है मध्य पद प्रधान था, तो किसी में कुछ था। अब इसमें न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, क्या प्रधान है? कोई अन्य पद प्रधान है। ठीक है, जिस समास में है ना, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य पद यानी कोई दूसरा ही पद आ जाए बीच में, अन्य पद प्रधान हो, तो वह क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास, है ना। जैसे अन्य पद प्रधान हो गया, जैसे लंबोदर, है ना, लंबोदर। अब लंबोदर क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर माने पेट, लंबा है पेट जिसका या उदर जिसका, ठीक है। तो कौन हो गए वह? गणेश। प्रधान कौन हो गए? न पूर्व पद प्रधान हुआ न उत्तर पद प्रधान हुआ, अन्य पद प्रधान हो गया। ठीक, लंबोदर लंबा है उदर जिसका या लंबा है पेट जिसका, न पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, प्रधान कौन हुआ? अन्य पद। ये आपको समझ में आ गया। जैसे त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम स्थल। दशानन, 10 हैं आनन यानी मुख जिसके, कौन? रावण, अन्य पद प्रधान हो गया रावण। तो बच्चों ये सारे समास जो है इसको खूब अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।